काशी में पीएम की पाठशाला। जी हां, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी प्रवास का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी आज इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनसे उनके राज्यों में हो रहे कामकाज का हिसाब ले रहे हैं। कल रात को भी पीएम मोदी ने इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। क्रूज पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के संग मुख्यमंत्रियों का यह सम्मेलन इसीलिए खास होगा क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, पीएम मोदी वहां के कामकाज की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। 12 राज्यों के सीएम अपने कामकाज के बारे में बताएंगे और बारी बारी से पीएम के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे। सभी 12 मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री को यह बताएं कि गुड गवर्नेंस को लेकर वो अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेश में चल रही एक बड़ी योजना के बारे में भी बताना है। बनारस में सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद शाम के वक्त सभी मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गंगा आरती के वक्त मौजूद थे। पीएम मोदी इस सम्मेलन के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी नजर हर उस प्रदेश के विकास के काम पर है जहां बीजेपी की सरकार है और यही वजह है कि आज की बैठक को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ खास तैयारी की जा रही है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हमारे साथ है। स्वागत है राहुल जी आपका। आर के मिश्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा के प्रवक्ता विनय सिंह भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सियासी मायने तो बहुत हैं सौगात के बाद। आज जो पीएम की पाठशाला है, क्या कभी ऐसी पाठशाला लगी है या हमेशा दिल्ली में ही देखने को मिली है? नहीं, इस तरह के पाठशाला को प्राय रजनी जी हम लोगों ने दिल्ली में ही देखा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने देर रात भी सारे वो मुख्यमंत्रियों से मिले और अभी भी जिस तरह से वहां पे सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर एक बैठक करने वाले हैं, कर रहे हैं सर। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि एक तरह से तुलनात्मक तौर पे बताया जाएगा कि भाई आपके प्रदर्शन में आप उनसे ये चीज सीख सकते हैं, उनसे ये चीज सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में जो है कि मध्य प्रदेश की कुछ अपनी उपलब्धियां हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ अपनी उपलब्धियां हैं, त्रिपुरा की कुछ अपनी विशेषताएं हैं कुछ शासन प्रणाली में। तो एक तरह से उन सबों को देखिए, संकेत दो तरफा है। एक तो संकेत यह है कि हिंदुत्व के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो वो तो एजेंडा है ही। साथ ही साथ कहीं कहीं प्रधानमंत्री इससे ये भी संकेत देना चाहते हैं कि वो केवल उत्तर प्रदेश का अगर वो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर एक तरह से जो भी बीजेपी शासित राज्य है उन सबों के ऊपर राज्य, क्योंकि देखिए जहां पे भी बीजेपी एक तरह से विधानसभा के चुनाव में जीती है, उन सबों के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री काफी ताकत लगाते हैं और वोटर्स जो वोट देते हैं वो काफी ज्यादा प्रधानमंत्री के चेहरे को भी वोट देखते हुए वोट देते हैं। अगर ऐसे में उन राज्य सरकारों के विकास की प्रदर्शन अच्छी नहीं होती तो अंततः प्रधानमंत्री की छवि खराब होती थी, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री से कन्विंस होकर वहां पे बीजेपी को वोट करते हैं। ये जो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट है, उसमें डबल इंजन में बड़ा और सबसे बड़ा इंजन और उस इंजन का कोई चेहरा है अगर, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की ये पूरी तरह से जिम्मेवारी बनती भी है। तो ये हमें लग रहा है कि तुलनात्मक तौर पर कुछ इस प्रकार की चीजें होंगी। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देश भर में जो आंकड़े हैं सामाजिक मंत्रालय के, बाल विकास मंत्रालय के, कि भाई 42% कुपोषित बच्चे जो है कि वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो हमें लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी शिक्षा देंगे योगी जी के लिए भी। कई सारे पाठशाला में जो आप कह रहे हैं कि पाठशाला, उस पाठशाला में योगी जी के लिए भी कई सारे सीख होंगे और दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए भी कई सारे सीख होंगे। चलिए, एक मंच है लेकिन काशी का चुनाव क्यों किया गया है, इसके सियासी मायने क्या है? और जाहिर सी बात है जब संबोधन दिया था तो सपा की तरफ से भी बयान आया था। अब सपा के प्रवक्ता तो हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। विनय सिंह जी, क्या मायने निकाल रहे हैं आप ये जो पाठशाला है उसके? क्योंकि मायने बहुत बखूबी आप लोग निकाल लेते हैं। ये पाठशाला डर और भय का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से योगी जी के कार्यकाल में हुए कार्यों की समीक्षा जब किया तो कहीं न कहीं योगी जी फेल नजर आए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 4-4.5 साल से ऊपर का समय हो गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों ने कठिनाइयों का दंश झेला है,
जिस तरीके से कोरोना काल से लेकर के तमाम ऐसी परेशानियां रही हैं, चाहे बेरोजगारी की वजह से लोग युवा आत्महत्या कर रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा थार से किसानों को कुचल दिया गया हो, तमाम ऐसी चीजें रही हैं जिसके वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब हुई है पूरे देश में। उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी, लेकिन प्रदेश की जनता यह जान रही है कि जो 4.5 साल से ऊपर का समय जिसके हाथों में रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास ठप हुआ, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास का कार्य शुरू किया था, उसी पर सिर्फ उनका जो है निगाह रहा, उसके फीते काटे। आप विकास करते हैं तो आपको वोट क्यों नहीं मिलते हैं? दोबारा सरकार क्यों नहीं चुनी जाती है? 80% से ऊपर पूरा हो चुका था, उसको केवल उसमें फिनिशिंग का कार्य बाकी था, उसको कंप्लीट करके यह फीता काट रहे हैं। आज जो कॉरिडोर का मामला है बाबा विश्वनाथ के दरबार में, कॉरिडोर के लिए समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में काफी पैसा सैंक्शन किया गया था और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अग्रसर थी कि बनारस का विकास और अगर पूर्वांचल की बात होती है, सुनिए सर, पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे की बात वो हमने काम किया है, काशी कॉरिडोर की वो हमने काम किया है, तो आप आए क्यों नहीं कहेंगे? ठोक के कहेंगे कि ये विजन हमारा, जो काम बीजेपी कर चुकी है वो आप शुरू करना चाह रहे थे, उसने तो शुरुआत करके अंत भी कर दिया, बीजेपी शिलान्यास किया तो लोकार्पण भी कर दिया। काट रही है, कहीं कुछ नहीं किया बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बेमानुसा फैला। अरे तो मायावती सरकार ने जो किया, मायावती सरकार ने जो किया, आप लोगों ने भी तो वही किया, आप लोगों ने भी वही किया ना, आगे बढ़ाया काम को। सरकारें बदलती हैं, काम तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बीजेपी जवाब देगी, बीजेपी जवाब देगी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं आर के मिश्रा साहब, वो आपको जवाब देंगे। ठीक है आर के मिश्रा साहब, पीएम की पाठशाला काशी में अभी तक दिल्ली में दिखी है, सपा कह रही है ये तो डर की पाठशाला है, क्या डर के ये पाठशाला हो रही है 2022 के चुनाव को देखते हुए? रजनी जी, भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास, उसके सौंदर्यीकरण और उसके जीर्णोद्धार का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर ये हम सब भारतवासी के लिए एक बहुत बड़ा दिन था कल, और निश्चित तौर पर इस चीज को आगे जो बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आप देखेंगे जो कि 135 करोड़ जनता, कल अगर हमने देखा काशी में तो शिवमय हुआ पड़ा था, अयोध्या में देखें तो राममय हुआ पड़ा है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, इनको संस्कृति से क्या लेना देना? ये कह रहे हैं कॉरिडोर में, मैं कहीं देख रहा था इनके स्टेटमेंट, इनके प्रवक्ता का, जो 5 करोड़ रुपया हमने कॉरिडोर का दिया, 800 करोड़ का पूरा बजट था इसमें और 5 करोड़ दिया। अरे वो 5 करोड़ दिया भी तो किसको दे दिया? क्या पानी में बहा दिया क्या? इनको समाजवादी पार्टियों को, इनको संस्कृति और धरोहर से क्या मतलब? इनको क्या मतलब औरंगजेब ने हमारे साथ क्या किया? इनको क्या मतलब मुगलकालीन शासकों ने हम लोगों के साथ क्या किया? उन आतताइयों का जिसने जो महिमा मंडन का काम करते हैं, उनको समाजवादी पार्टियों से क्या मतलब? समाजवादी पार्टी केवल आतंकियों का नाम है, आतंकियों की पार्टी है। ये वही है जो हमारे साथ इतने दिनों तक हम लोगों के साथ आतंकी बातें करते थे। इनको कोई संस्कृति से मतलब नहीं, इनको किसी धरोहर से मतलब नहीं, इनको काशी से क्या मतलब, इनको मथुरा से क्या मतलब, इनको अयोध्या से क्या मतलब? ये कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हमने जो है सो सारा काम किया, आप फीता हम काट रहे हैं। अरे महाशय, अगर करते तो 2017 में जिस तरह से आप लोगों का नारा था, जो काम बोलता है, अरे वो काम कहां चला गया? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कॉरिडोर में हमने पैसे लगाए, कॉरिडोर में हमने पैसे लगाए और ये 32 महीने में मात्र पूरा हुआ है। ये इच्छा शक्ति दिखाती है भारतीय जनता पार्टी की, ये इच्छा शक्ति दिखाती है भारतीय जनता पार्टी की। और इस चीज को विनय सिंह जी समझने की कोशिश करिए, अपने प्रवक्ताओं से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए जो कि इस तरह की बातें, इस तरह के भ्रम की स्थिति को न पैदा करें। और जहां तक बात है संस्कृति की, उसको भी बचाने का प्रयास करने का प्रयास करिए। सवाल है भाई, आप राहुल जी सवाल कर रहे हैं। कल आनंद फानंद में आप लोगों ने उद्घाटन जरूर किया, काम बड़ा शानदार हुआ, ये मैं भी मानता हूँ,
लेकिन अभी इतना तेजी में क्या उसको जो है कि इसके लोकार्पण की आवश्यकता थी, क्योंकि अभी तो काम चल ही रहा था, वहां पे काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी काम चलते हुए तो बीच में एक तरह से तेजी से जो है इसका लोकार्पण कर देना, तो ये ऐसे में तो सवाल पूछा जाएगा ना कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है, चुनाव आचार संहिता का डेडलाइन का इसलिए बीच में इसका उद्घाटन किया। आप ये मानते हैं अभी वो काम पूरा हुआ है? अगर वहां पे आप देखें साइड पे कभी काम लगातार जारी है, काम आप अच्छा कर रहे हैं, आपके उस कार्य की कोई मैं आलोचना नहीं कर रहा। राहुल जी, मैं आपके बातों का जवाब देता हूँ। देखिए, इसमें क्या आप जो कह रहे हैं, काम कोई 50% नहीं बच गया है, 2-4% का काम बचा है। पर डे वहाँ पर 2000 ऐसे मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। वहाँ पे कई सारे मैंने वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की, अच्छे खासे काम अभी बचे हुए हैं, कल भी काम चल ही रहा था, परसों भी काम चल रहा था, तो वो काम नहीं जारी है, काम अभी फिनिश नहीं हुआ है अब तक। नहीं, आप कितना परसेंट कह रहे हैं काम बचा हुआ है? ठीक है, परसेंटेज में गिनती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमें लग रहा है, मैं कह रहा हूँ 2-4% का काम, मैं कह रहा हूँ आपको, राहुल जी 2-4% का काम रह रहा है। ठीक है, तो अब बताइए ना, ये जो पीएम की पाठशाला हो रही है वहां पर, जो दिल्ली में होती थी, वहां पर क्यों हो रही है? और सपा कह रही है कि डर रहे, क्या चुनाव का डर सता रहा है 2022 में? क्योंकि गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, उन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और आप लोग की कोशिश है कि दोबारा कमल खिले। तो क्या डर भी है, एक तरीके से चुनौतियां हैं, इसीलिए यहाँ पर जल्दी से ये लोकार्पण और उसके बाद यहाँ पर पीएम की पाठशाला? देखिए, मैं कह रहा हूँ काशी का कॉरिडोर हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस, देखिए विकास का काम होता रहता है और साथ ही साथ संस्कृति की जो हमारे पास जो धरोहर है, आज देखिए जिस तरह से मुगल कालीन शासकों ने हम लोगों के ऊपर में अत्याचार किया, बात कर चाहे हमारे धरोहरों को जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये तमाम जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली में बैठक हुआ करती थी, ये काशी में धार्मिक आयोजन हुआ, सौगात दिया गया, यहाँ पर ये सियासी मायने क्या है, ये समझाने की कोशिश करिए। ये जो पीएम की पाठशाला है, क्या मैं कह रहा हूँ बिल्कुल शिव की धरती के ऊपर में अगर कोई ऐसी बैठकें अगर हो रही है या पाठशाला लग रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जिस देश में रह रहे हैं वहां पर शिव जी का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं, और वहां पर अगर पाठशाला लगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये उन संकुचित मानसिकताओं वाले व्यक्तियों का है जिसने कहा है, जो वहां पर जाकर के ये पाठशाला लगा रहे हैं, ये भय का माहौल बनाया जा रहा है। सियासत साथ। ठीक है, अब मैं राहुल जी के पास जाऊंगी। राहुल जी, बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जो कुछ अखिलेश ने कहा था कि वहां पर आखिरी वक्त में आए हैं, काशी को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने पलटवार किया और कहा कि विकास हिंदुत्व हमारा मुद्दा है और जो भी काशी जाता है आखिरी वक्त में वही जाता है। क्या मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है, इसलिए हर बार तंज भी कसा जाता है और हर बार एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है, चाहे वो कोई सा भी कार्यक्रम हो? देखिए रजनी जी, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति चल रही है और अभी तक का जो राजनीतिक विकास हुआ है वहां पे इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो सीधे चुनाव जो है कि वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, यानी जो दोनों के गठबंधन है उन्हीं के बीच में है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस चाहे जितने भी दावे वादे कर ले, लेकिन लड़ाई और जो मुख्य फाइटिंग है वो इन्हीं दोनों के बीच में है, इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में है। तो इसलिए आप देखेंगे तमाम जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अगर कुछ हमले इशारे में भी कर रहे हैं, नाम नहीं लेके कर रहे हैं, तो वो हमले सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के हमले हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो मायावती जी के ऊपर नहीं हो रहे हैं, वो प्रियंका गांधी के ऊपर भी वो हमले नहीं है। तो इस तरह से और उसी तरह से लगातार इधर से जो तल हमले हो रहे हैं समाजवादी पार्टी से, वो हमले भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहूंगा कि जो अभी इस समय है, विपक्ष ने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति वही अपनाई है जो 2017 की रणनीति थी। उसी रणनीति को लेकर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि अलग अलग छोटे छोटे जाति समूहों को, लोगों को जोड़ के गठबंधन बनाना। उस रणनीति की तरफ आज कहीं कहीं समाजवादी पार्टी चल रही है। और पूर्वांचल में जो उनकी रैली हुई है या तमाम जो उन्होंने रोड शोज किए हैं, उसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जानते हैं कि चुनाव में कोई रिस्क लेने का प्रयास नहीं करती है। यही कारण है कि आप देखिए कि अभी पूरा का पूरा फोकस, अगर प्रधानमंत्री के अब तक के उत्तर प्रदेश दौरे का जितना भी फोकस करें वो पूर्वांचल के ऊपर है। और उसी फोकस को बढ़ाने के लिए जो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं, जो हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि आखिर सारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग पूर्वांचल में क्यों हो रही है। तो इसके देखिए दो बड़े कारण है। पहला कारण तो पूर्वांचल जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आकलन के हिसाब से उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें चुनौती दे रही है, तो उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए जनता के बीच में संदेश देने का प्रयास। दूसरा, हिंदुत्व का एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा होता है,
आप देखिए, हम लोग मिश्रा जी से सवाल आप इस मामले पे पूछ रहे हैं, लेकिन बराबर वो औरंगजेब के मामले पे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो नैरेटिव सेट करना है भारतीय जनता पार्टी को, उन सब मामलों को लेके एक तरह से सभी मुख्यमंत्रियों की ये बैठक हो रही है यहाँ पे, इसका एक संदेश देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चुनाव में संदेश का राजनीति अच्छा, बड़ा एक व्यापक तौर पे होता है, संदेश, तो संदेश क्या देना हिंदुत्व भी BJP एक की तरफ से संदेश हो रहा है? एक हिंदुत्व भी संदेश है, विकास के साथ साथ हिंदुत्व भी इस बार चुनाव का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का मुद्दा तो जरूर बनाया जाएगा, और विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूरा प्रयास होगा कि जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मामला, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो मामले हैं, उसको वो उठाए, उसको काफी तेजी से, जितना तेजी से वो उठाए वो उनके लिए बेहतर होगा। हालांकि खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अगर आप देखिएगा कि बीजेपी खुद चाहती है कि वो इस मामले से डिरेल हो। अगर उन्होंने जिन्ना का एक बार नाम लिया तो फिर बीजेपी की तरफ से सोचिए कितने बार हमने जिन्ना के नाम पे हुए। तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अगर अपना थोड़ा भी ट्रैक बदलेंगे तो बीजेपी लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करेगी कि वो हम उन्हें अपने ट्रैक और अपने रास्ते पे समाजवादी पार्टी को लाया जाए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर वो हिंदुत्व के पीठ पे अगर इलेक्शन होता है तो फिर ये काफी हद तक सुरक्षित होंगे, लेकिन अगर दूसरे सारे मुद्दे उठ गए तो फिर इनके लिए समस्या भी हो सकती है, फिर विपक्षी दल थोड़ी जवाब चुनौती लेते दे हैं। सकते हैं। जवाब मिश्रा साहब जवाब दीजिए, क्या इसीलिए काशी को चुना है, हिंदुत्व मुद्दा होगा? शिव के शरण में जा करके अगर कोई पाठशाला लगती है, मैं राहुल जी की बात बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था, ठीक है, अपना उनका परिप्रेक्ष्य है, उनका अपना विश्लेषण है, लेकिन मैं कह रहा हूं शिव के शरण में अगर पाठशाला लग रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक संदेश जाता है जिस देश में हम रहते हैं। और जहां तक बात है औरंगजेब और जिन्ना का, ये समाजवादी पार्टी इसके महिमा मंडन करने वाले व्यक्ति है। आज औरंगजेब को भी, कल मैं एक किसी चैनल पर था, इनके प्रवक्ता कह रहे थे जो औरंगजेब ने भी कहीं जाकर के किसी मंदिर में जाकर के उन्होंने मदद करी थी। अरे भाई, औरंगजेब कब मदद कर दिया? कौन से इतिहास में आप लोग जी रहे हैं आप? जहां तक बात है जिन्ना को, जो देश का एक नंबर का खलनायक था, जो बांटने का काम किया था, उसका भी महिमा मंडन करने वाले ये व्यक्ति हैं। तो इनको क्या संस्कृति से मतलब? जहां तक बात है काशी में पाठशाला अगर लग रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अयोध्या में अगर पाठशाला लग रही है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मथुरा में अगर पाठशाला लग रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये बहुत संदेश है, और जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर ऐसी पाठशाला लगनी ही क्या चाहिए। संदेश देना चाहते हैं? ये बिल्कुल संदेश है। क्या? हम जिस देश में रहते हैं उस देश में अगर अयोध्या, काशी और मथुरा में पाठशाला लगती है तो इससे अच्छी संदेश क्या जा सकती है? ये क्या संदेश है? संदेश तो बताइए। संदेश ये क्या है जो संदेश? कि हिंदुत्व संदेश ऐसे है? पवित्र स्थलों क्या पर, एजेंडा है? आज जो बैठक चल रही है क्या है उसका एजेंडा? ऐसे पवित्र स्थलों पर अगर पाठशाला लगती है तो मैं कह रहा हूं एक जो हिंदूवादी सोच है निश्चित तौर पर उसको एक बहुत बड़ा ताकत एजेंडा मिलेगा। है आप लोगों का, ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, विनय सिंह जी बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं हिंदुत्व हमारा, हम इसको लेकर के, इस ध्वज को लेकर के तो हम पहले भी थे, हमारी विचारधारा तो थी ही पहले से ही, लेकिन मैं कह रहा हूं समग्र विकास, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर के। अयोध्या, काशी, मथुरा। अब विनय जी को बोलने दीजिए। रजनी जी, ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं जो आज कह रहे बाबा भोले के शरण में जो आज पाठशाला लग रही है, तो कहीं न कहीं जो बाबा भोले से इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ के लोगों को नौकरियां देंगे, उत्तर प्रदेश का उत्थान करेंगे, आज जाकर के जिस गंगा मैया का नाम लेते थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, आज जाकर के माफी मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन गंगा मैया बाबा भोले ने जनता जनार्दन के हाथ में वो न्यायालय सौंप दिया है। 2022 में जनता जनार्दन उसका जवाब देगी, क्योंकि जो महंगाई का दंश हुआ, जो बेरोजगारी का दंश हुआ, तमाम ऐसे जो कुकर्म रहे भारतीय जनता पार्टी का, वह जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है। आज ये कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं, अयोध्या का नाम लेते हैं, शर्म नहीं आती है? इन्हीं के जो पार्टनर गठबंधन के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को गाली देते हैं, उस पर आप चुप रहते, आप मौन रहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र हो ही नहीं सकते हैं। किस तरीके का दोहरा चरित्र है, किस तरीके का दिखावा है, किस तरीके की संस्कृति है आपका। आप लोगों को डूब मरना चाहिए। इस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत की जनता के साथ छल करना आपको खूब आता है, और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में ऐसे ढोलियों को, ऐसे कुकर्मियों को जवाब अवश्य देगी। आज ये जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जवाब फिलहाल तो आर के मिश्रा साहब देना चाहते हैं, सुन लीजिए। जो जन सैलाब है, ये
प्रेसिडेंट साहब बता रहा है कि इनके कुकर्म का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है 2022 में। चलिए, जनता देगी, लेकिन इस वक्त आर के मिश्रा साहब कुछ कह रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपको सुनिए। विनय सिंह जी, देखिए ऐसा है, जिस तरह की भाषाओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं भाषा का प्रयोग करूंगा, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, 2017 से पहले 2017 से पहले आप लोगों ने क्या क्या किया था वहां पर, यूपी की जनता ने सब देखा है, देश की जनता ने सब देखा है। 2017 के बाद आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर जनता सब देख रही है। आप उनको समझाने का प्रयास मत करिए। आप लोग संस्कृति को नष्ट करने वाले व्यक्ति हैं, आप लोग संस्कृति को नष्ट करने वाले व्यक्ति हैं, आप लोग धरोहर को, इतिहास के धरोहर को नष्ट करने वाले व्यक्ति हैं। अरे आप लोगों ने राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाई, आप लोगों ने राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाई, राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाई आप लोगों ने। आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जिसने राम भक्तों के ऊपर में गोली चलाई उसको बोलने का कोई हक नहीं। क्या इससे पीएम की जो पाठशाला है, क्या स्पष्ट है हिंदुत्व मुद्दा है बीजेपी का, ये संदेश देने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल हिंदुत्व के मुद्दे पे ये लोग चलेंगे, लेकिन देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत में अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राम मंदिर के मामले पर जब फैसला आ रहा था तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि एक तरह से ये 1947 के स्थितियों को बदलने का एकमात्र एक अपवाद की स्थिति है। अभी भारत में अभी भी एक तरह से 1991 का जो धर्मस्थल प्रबंधन अधिनियम है उसी के अनुसार होगा, और वो अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि ये बार बार। चलिए ठीक है, तो पीएम की काशी में पाठशाला बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है, विकास के साथ साथ हिंदुत्व मुद्दा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, आर के मिश्रा साहब और विनय सिंह चाचा भाग लेने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।